Hello friends, welcome back to Learn and Grow classes. Today we are starting chapter 2 of history, class 8, from trade to territory. The company established power. बेसिकली इस चैप्टर का जो नेम है कि कैसे जो रूलर्स थे उन्होंने कैसे ट्रेड करते करते एक पूरी टेरिटरी बना ली, एक अपना प्रॉपर खुद का एक किंगडम खड़ा कर दिया। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। एस्टैब्लिशेस मींस कैसे कंपनी ने वो पावर जनरेट। ठीक है, मे बी यू गाइज आर totally aware with the name of Aurangzeb. ठीक है, there was a time when Aurangzeb was the पावरफुल रूलर, लास्ट पावरफुल रूलर थे जो मुगल एम्पायर के, वो थे औरंगजेब। बहुत नाम सुना होगा आपने औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब की हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि मुगल एम्पायर में आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य आए थे औरंगजेब। औरंग मतलब कि मुगल एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जितने पावरफुल जो आए थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी एक टेरिटरी बनाई जो कि बहुत बड़ी थी, जो कि बाद में इंडिया बनी। ठीक है, क्योंकि पूरा ये जो इंडियन हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री इंडिया है, वो एक टाइम पे मुगलों के राज में थी, औरंगजेब के हाथ में थी। आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा इन प्रीवियस क्लास 7th में, यू गाइस हैव स्टडीड अबाउट दिल्ली सल्तनत। औरंगजेब ने दिल्ली सल्तनत पर भी एक टाइम पे राज किया था। उनकी डेथ हुई थी 1707 में। उसके बाद आए थे मुगल गवर्नर, सूबेदार्स, बिग जमींदार्स आए थे, बीइंग मतलब कि जो उनकी बिगेन asserting their territory and establishing regional kingdoms। उन्होंने फिर क्या किया, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए। बट औरंगजेब was the most powerful मुगल रूलर। ठीक है, जिसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसने एक टाइम पर दिल्ली पे भी बहुत अच्छा राज किया था। ठीक है, मतलब आपने अभी पीछे कुछ टाइम पहले अभी हमारे उसमें आई थी ना कि औरंगजेब की वो जो समाधि है उसके ऊपर भी कितनी पब्लिसिटी हुई थी, एक रूमर्स उड़े थे। ठीक है, ये सब चीजें तो औरंगजेब तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि औरंगजेब कौन था। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। अब देखो, सेवन बेसिकली हाफ ऑफ 18th century, हाफ ऑफ 18th century मींस 1850। ठीक है, ये होता है हाफ, जो सॉरी 1750 हाफ हुआ। 18 सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज बेसिकली होती हैं जो पहले चलती हैं, मतलब वन आगे चलती हैं। ठीक है, इसको मैं आफ्टर लिख देती हूँ। ठीक है, जो बहुत मतलब कि एक नंबर आगे चलती है। अगर मान लो 17 सन चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको 18 सेंचुरी बोलेंगे, क्योंकि एक नंबर क्या चलती है, आगे चलती हैं। अभी जैसे अभी यहाँ पे अभी कौन सा 2000 चल रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 21वीं सदी। ठीक है, 21 सेंचुरी बोलते हैं। तो इसलिए सेंचुरी हमेशा आगे चलती है। तो इनको बाय द सेकेंड हाफ ऑफ, सेकेंड हाफ मीन्स कौन सा हुआ, मतलब चार हिस्से करते हैं हम। सेकेंड हाफ हुआ कौन सा हुआ, 1775 हुआ। ठीक है, 18th सेंचुरी का। हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ था, इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। ठीक है, अगर इसको सेकेंड हाफ ही हम बोलेंगे, क्योंकि हाफ तो हुआ 1750 और उसका भी सेकेंड हाफ अगर हम लें तो वो हुआ 1757, सॉरी 1775। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज एंड वर reluctant टू एक्वायर टेरिटरीज। अब औरंगजेब जो था उसने भी अपना राज ना बेसिकली छोटी छोटी जगहों से शुरू किया था, और वो उसने पूरा मुगल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा होगा। मुगल एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था। ठीक है, वहां अब ब्रिटिशर्स कैसे आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो छोटा छोटा ट्रेड लेकर आने लगे। जब वो ट्रेड लेकर आने लगे तो उन्होंने अपना राज वहां से शुरू कर दिया। ठीक है, हाउ
then did they come to be master of vast empire। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करनी शुरू कर दी और इसी तरह उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत टाइम राज किया। और इस चैप्टर में हम पूरा यही पढ़ेंगे कैसे उन्होंने कंपनीज एस्टैब्लिश की, कौन सी कंपनी इतनी पावरफुल बनी कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर इतने टाइम तक राज कर पाए और हमारी कंट्री को उन्होंने स्लेव बना दिया। ठीक है, ये एक फिगर 1 जो है आपकी वो किसकी है, बाबर शाह जफर की, जो कि किसके बाद आए थे, औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर थे वो थे बाबर शाह जफर। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था वो कैसे किया था। तो कैसे किया था, मैंने क्या पढ़ा, उन्होंने छोटा छोटा ट्रेड हमारे इंडिया में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहली जो कंपनी आई थी जो ब्रिटिशर्स लेके आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने इसका नाम सुना होगा और कभी बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट में, वेस्ट बंगाल साइड में ये कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में आई थी। ठीक है, उसने क्या करा, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। बेसिकली चार्टर मींस उन्होंने अपना जो रूलर था इंग्लैंड का, जो रूलर था वो द क्वीन एलिजाबेथ बेट वन, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करी, उसका जो पूरा ट्रेड, उसका जो पूरा सोल राइट ऑफ ट्रेडिंग था वो अपने पास रखा और उन्होंने पूरे ईस्ट पे, पहले तो इंडिया के ईस्ट पे कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, वहां से वो अपना ट्रेड शुरू करने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लैंड उन्होंने अपने इंडिया में ट्रेड कर करके उसे इतना बड़ा कर दिया था कि इंग्लैंड की कोई कंपनी के अंदर वो एक पोजीशनिंग नहीं थी कि वो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी से compete कर पाए। ठीक है, इसी के एम के साथ, चार्टर मींस इसी एम के साथ, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस ओशन looking for new lands for which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। ये तो पता होगा। बेसिकली उन्होंने क्या करा, हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल लिया, उसे चीप प्राइसेस पे यहाँ से खरीदा और उसको फिनिश गुड्स बना के, उसे प्रॉपर एक अच्छे वेल फर्निश्ड गुड्स बना के उसे कहाँ बेच दिया, हायर प्राइसेस में यूरोप में बेच दिया, इंग्लैंड में बेच दिया। इसीलिए हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने जो रॉ मटेरियल में जो एक स्ट्रक्चर बनाया वो इतना पावरफुल बनाया कि कोई भी इंग्लैंड की कंपनी उससे कम्पीट नहीं कर सकती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर competition from other English trading companies, ये मैंने अभी बताया। Merchant trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। Sell dear means महंगा बेच पाए। The royal charter क्या था उनका, however could not prevent other European powers from entering the eastern markets। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्वीन एलिजाबेथ के राज में इंडिया में आई, उन्होंने उसके ऊपर ऐसा कब्जा किया हुआ था, ऐसा एक अपना एक पावर क्रिएट की हुई थी कि उन्होंने किसी भी यूरोपियन मार्केट, ईस्टर्न मतलब जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको कभी एंटर ही नहीं करने दिया ईस्टर्न मार्केट। ठीक है, by the first English ship sailed down the west coast of Africa, rode the Cape of Good Hope and crossed Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498। आपने वास्को ड गामा का नाम सुना होगा, जिन्होंने ये हमारा जो ये जो सी रूट उन्होंने ये जो इंडिया के पास वो जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के वहां पर किया, वो वास्को ड गामा थे जो जिन्होंने वो सी रूट ढूंढा, जिसकी वजह से ट्रेड इजीली होता है, आज भी वो रूट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द possibility of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on sea। ठीक है, पहले डचेस थे, डचेस कौन होते हैं, जर्मन पीपल।
बेसिकली जो डच होते हैं वो कौन होते हैं, जर्मन पीपल, जिन्होंने ये एक्सप्लोर किया ये जो हमारा ट्रेड रूट था, ठीक है, इंडियन ओशन में से, ताकि जो फ्रेंच ट्रेडर्स हैं वो भी इस सीन में, इस जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेटअप है उसमें एंटर कर पाए। मर्चेंटाइल पता होगा, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher price। मर्चेंटली वही होता है जो सस्ते में माल खरीद के महंगे में बेचता है, असली मर्चेंट तो वही होता है। The problem was that also all the companies were interested in buying the same things। The fine qualities of cotton silk produced in India have big market in Europe। Basically आपको पता है कि इंडिया का एक रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, तो इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, इंडिया के सारे रॉ मटेरियल को अपने पास रख के उन्हें फिनिश गुड्स में बना के आगे महंगे में बेचना चाहते थे, ताकि जो उनकी कंट्री है वो वेल फर्निश्ड हो जाए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े, इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कॉटन हमारी बहुत अच्छी है, सिल्क हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या करा, यूरोप की जो बिग मार्केट्स है वहां पे दोनों चीजें बेचना शुरू कर दिया। पेपर, क्लोव, कार्डम, कार्डम क्या होता है, पेपर पता है, ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं। क्लोव्स क्या होते हैं, लौंग, ठीक है। कार्डम इलायची, ग्रीन छोटी वाली जो होती है। सिनेमन क्या होता है, सिनेमन हमारा क्या होता है, मोटी इलायची, जो मोटी इलायची नहीं मीन्स वो जो आती है ना डंठल टाइप की ब्राउन कलर की, हम उसे बोलते हैं बेसिकली अगर मैं इसका आपको हिंदी में मीनिंग बताऊं सिनेमन का, सिनेमन दालचीनी, ठीक है, सिनेमन इज दालचीनी। टू वर इन ग्रेट डिमांड, उस टाइम पे ये बहुत ग्रेट डिमांड में था। कंपटीशन अमंगेस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned। The only way the trading companies could flourish by the eliminating rival competitors। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो नेटवर्क था वो इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि वो लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को आने ही नहीं देते थे मार्केट में, to stand in front of them and they can fight a battle between them in the at the point of trade। ठीक है, यही पूरा आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि 17-18 सेंचुरी में उनका एक रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, मतलब कि वो करते थे रूट्स उनके, मतलब एक रेगुलर इनकी सप्लाई चलती गई। ठीक है, यहाँ पे अब एक वर्ड हम पढ़ेंगे, ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विच आर्म्ड एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड देम, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, थ्रू फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, उस ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, टावर विच आर स्पेशली बिल्ट इन पास्ट टू प्रोटेक्ट अ प्लेस अगेंस्ट अटैक। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट and carry on profitable trade also lead to intense conflict with local rulers। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। बेसिकली ट्रेड और पॉलिटिक्स तो आज भी साथ साथ चलती है, आगे भी साथ साथ चलेगी और पहले भी साथ साथ चलती थी। फोर्टिफाई करना पड़ता था, फोर्टिफाई मीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रेड, सॉरी अटैक। ठीक है, उन सेटलमेंट को, ताकि वो अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल कैरी आउट कर पाए और उस इमेंस कन्फ्लिक्ट जो रूलर्स के साथ हो जाता था उसे हम अवॉइड कर पाए। अब हम जो नेक्स्ट जॉब हमने पढ़ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में आई, कैसे वास्को ड गामा ने वो रूट सर्च किया, कैसे वहां से ट्रेड होना शुरू हुआ। ये वास्को ड गामा वाला जो पॉइंट है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लाइंस अंडरलाइन करेंगे जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, ये जो फोर्टिफिकेशन है इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, कैसे अब उन्होंने बंगाल को अपना हब बनाया वो काम करने के लिए। The first English factory was set up on the bank of the river हगली। हगली रिवर का जो बैंक था 1651 में, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना एक फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री रखी। ठीक है, बिकॉज सी रूट तो वहीं से था ना, सारा सी जो हमारा उस टाइम तो शिप्स वगैरह से ही हमारा मतलब गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह की उनका जो मूविंग था वो शिप्स के थ्रू होता था। पहले तो प्लेन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत
रेयर, बहुत ज्यादा रेयर, इतना नहीं था, एडवांस टाइम नहीं था, ट्रेन्स भी नहीं हुआ करती उस टाइम तक, तो ट्रेन्स भी नहीं इन्वेंट हुई थी, ट्रेन्स भी 1850 में इन्वेंट हुई हैं. दिस वाज द बेस फॉर विच द कंपनीज ट्रेडर known at the time as फैक्टर्स. उस टाइम पे फैक्टर्स उनको पता लगे कि हम ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं. The factory had a warehouse where goods for export was stored and it had office where company officials sat. उनका ऑफिस वहां था, उनके वेयर हाउसेस थे, वेयर हाउसेस मीन्स गोडाउन्स थे, ताकि वो अपना सारा वहां से जो एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड जो सामान है वो वहां रख पाए. इम्पोर्टेड तो क्या कुछ होता ही नहीं था, एक्सपोर्ट ही करना होता, तो जो करना था. As trade expanded, the company pursued merchant and trader to come and settle near the factory. जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, मैंने आपको बताया ना, मर्चेंट्स को उन्होंने वहां सेटअप करना शुरू कर दिया, ट्रेडर्स को वहां बिठाना शुरू कर दिया, ताकि उनका जो ट्रेड है वो रेगुलरली बढ़ता जो रहे. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal official into giving the company zamindar right over 3 villages. One of these was कलीकाटा. कलीकाटा वो एक तरह का एक जमींदार था जिसने ये जो अपना जो ये काम है वो वहां से शुरू किया. which later grew into city of Calcutta और कोलकाता. कलीकटा मतलब उस टाइम जहाँ पे कलीकटा मतलब कैलकटा और कोलकाता का जो पहले नाम था वो था कलीकटा. which later grew into the city of, ये तो हमने पढ़ लिया, as it is known as today, ये आज बोला जाता है, बट पहले क्या था, कलीकटा था जहाँ पे सारे जमींदार बैठते थे, ठीक है, ट्रेड के लिए. it also pursued the Mughal emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. उस टाइम पे जो एम्परर हमारे मुगल औरंगजेब थे, उसके पास एक फार्मर एक इशू लेके गया. फार्मैन कौन होता है, अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, कि हमें यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक ट्रेड करने दिया जाए. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर more concessions and manipulate existing privileges. वो लोग हमारे जो उस टाइम पे जो प्रिविलेज थे, कौन थे, औरंगजेब थे, उनको मैनिपुलेट करती रही कि हम ड्यूटी फ्री, मतलब कोई भी हमारे ऊपर फी ना लगे, हम उस फी फ्री होने के बाद अच्छे से कंसेशन मिले हमें, मतलब हम अपना काम बहुत इजीली कर पाए. औरंगजेब फरमान फॉर instance had grant only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an numerous loss of revenue for Bengal. बेसिकली हमारे औरंगजेब जो थे उस टाइम के किंग, उन्होंने इनको ड्यूटी फ्री तो राइट दे दिया, बट कुछ हद तक कुछ ऑफिशियल्स को उसका पे देना पड़ा, तो एक बाद में एक थोड़ा न्यूमरस लॉस भी होने लग गया बंगाल के रेवेन्यू में, क्योंकि जब सब कुछ उन्होंने फ्री कर दिया था औरंगजेब ने, तो उनको बंगाल साइड से काफी लॉस देखना पड़ा. ये देखो, ये थोड़ा लोकल उनका वो जो उस टाइम का जो ट्रेड स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कली खान नॉट प्रोटेस्ट. उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, अब हम ये आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने जो हमारे नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया. हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल. देखो, हमने पढ़ लिया कैसे बंगाल में ट्रेड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे औरंगजेब ने कंसेशंस दे दिए, उनकी ड्यूटी फ्री कर दिया एक्सपोर्टिंग पे, ठीक है, बट कहीं उसकी वजह से हमें बंगाल में एक न्यूमरस लॉस देखना पड़ा. अब हम देखेंगे कि ट्रेड की वजह से हमें कैसे बैटल हुए, ठीक है. थ्रू the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengals intensified means गंभीर होते गए. मैंने अभी पीछे हमने क्लास लाइन जो हमने पढ़ी कि मुर्शिद कली खान जो थे उन्होंने इसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं हुई, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, हालांकि वो नवाब थे बंगाल के. तो वैसे ही वहीं से कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे कंपनी और नवाब के बीच में, जो बंगाल के नवाब से. देखो, अब हमने क्या पढ़ा कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई थी, डेथ, ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब ये जो बात हम यहाँ से पढ़ेंगे वो कब की है, 1707 की है, के बाद के जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी.
The Bengal Nawabs arrested their power and autonomy, ठीक है, as other regional powers were doing at that time. Murshid Qali Khan was followed by Alivardi Khan, and then Sirshuddin Allah was as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. ठीक है, ये सारे कौन थे? स्ट्रॉन्ग रूलर थे. बट कुछ बंगाल्स के जो नवाब थे वो अरेस्ट कर दिए गए थे. किसने करे थे? जो रीजनल वहाँ के पावर्स कंटेन करते थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. क्यों उन्हें अरेस्ट कर? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि अगर वो इतने कंसेशन देंगे कंपनी को तो वो बंगाल तो ऑब्वियस है कि लॉस में ही जाएगा ना. डिमांडेड लार्ज tributes for the company's right to trade, denied it any time to mint coins, and stopped it from extending its fortification. ठीक है, उन्होंने वहां पे ये सब चीजें करने की वजह से उन लोगों को अरेस्ट कर दिया था. ठीक है, accusing the company of dissent, they claim that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब. बेसिकली वहाँ के जो रीजनल रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया था कि वो लोग उन चीजों को सुन ही नहीं रहे थे. उनकी जो अथॉरिटी थी नवाब्स की वो सब क्या हो रही थी? डिमिनिटिंग हो रही थी. ठीक है. It was refusing to pay taxes, writing disrespect letters and trying to humiliate the Nawab and its official. वो लोग इतना उन्होंने वो करा कि उन्होंने टैक्स देने बंद कर दिए, डिसरिस्पेक्टिंग गंदे गंदे लेटर्स लिखने लग गए. ठीक है, ह्यूमिलेट करने लग गए हमारे नवाब्स को और उनके ऑफिशियल्स को. ठीक है. The company on its part declared that the unjust demand of local officials were ruining the trade of the company. The trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages, and rebuild its fort. The conflict led to countrification and finally culminated in the famous Battle of Plassey. बेसिकली अब बैटल ऑफ प्लासी का जन्म कैसे हुआ ये सारा आप इस पैराग्राफ से समझ सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ. हमारा जो सबसे पहला बैटल हुआ था 1756 और 1757, मतलब कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी फाइनली स्टार्ट हुआ था. क्यों हुआ था? क्योंकि जब जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो मर्चेंटाइल्स थे, जो वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड्स थे, उन्होंने जब अपनी अपनी बेसिकली अपने जो हमारे वहाँ के जो नवाब्स थे उनके साथ डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू की. टैक्सेस नहीं भरते थे वो लोग. ठीक है, और भी बहुत उन्होंने चीजें की. ठीक है, मतलब कि कंसेशंस मांगने लगे. ठीक है, और भी मतलब एक्सटेंडेड फोर्टिफिकेशंस मांगने लगे, और भी उन्होंने काफी चीजें की आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्योंकि जो ट्रेडर्स और नवाब्स थे उनके बीच में काफी बड़े कन्फ्लिक्ट्स आने लगे. ठीक है, अब आता है अब ये जो फिगर है ये किसकी है? रॉबर्ट क्लिव की. ठीक है, पपेट कौन होता है? लिटरली अ टॉय. ये तो पता ही होगा ना, लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद योर स्ट्रिंग्स. द टर्म इज यूज्ड disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. बेसिकली ये जो वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा वो इन्होंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर उस पपेट का मीन्स ये बताया गया है कि जो एक पर्सन किसी और के इशारों पे नाच रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आता है बैटल ऑफ प्लासी कैसे शुरू हुआ ये आप ध्यान से समझेंगे. व्हेन अलीवर्दी खान डाई इन 1757, जब अलीवर्दी खान मर गए, जो उस टाइम के औरंगजेब के बाद जो वहां के जो बंगाल नवाब बने वो. उसके बाद आते हैं सिराजुद्दीन औला. ठीक है, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दीन खान आए, उसके वो कौन बने? बंगाल ऑफ नवाब बने बंगाल के. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. Basically जो सिराजुद्दीन थे वो कौन थे? वो उस कंपनी के पपेट बन चुके थे. ठीक है, जो कि जैसा वो ट्रेड कंसेशन मांगते थे उन्हें दे देते थे, जो प्रिविलेज वो मांगते थे वो दे देते थे. सो इट
tried through without success to help one Sirajuddin's rivals become the Nawab. ठीक है, उनमें से एक नवाब, जो बहुत सारे नवाबों में से सिराजुद्दीन खान के जो एक हमारे जो राइवल एक नवाब बन गए. And Irufisticate Sirajuddin asked the company to stop meddling in the political affairs of his domination, stop fortification and pay the revenue. After negotiation failed, the Nawab merchant were 30,000 soldiers of the English factory at Qazi Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company fort there. Basically, उन्होंने क्या करा, उनमें से एक रूलर को अपना पपेट बना लिया. सॉरी, मे बी एट दैट टाइम आई मिस्टेकेड. सिराजुद्दीन नहीं थे उनके जो पपेट, उन्होंने एक बंदे को अपना क्या बना लिया, पपेट बना लिया. ठीक है, उसके जब ये बात उनको पता चली, जो उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने क्या करा, बेसिकली उस टाइम पे जो सारे ट्रेड कंसेशंस थे, उन्होंने उनके जो अफेयर थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन रोक दिया. उन्होंने बोला कि रेवेन्यू पे करो. फिर उन्होंने नवाब 30,000 सोल्जर लेके वो इंग्लिश फैक्ट्री गए. इंग्लिश फैक्ट्री में उन्होंने वहां पर उनको लॉक कर लिया, इंग्लिश मैन को. ठीक है, उनकी शिप्स रुकवा दी और यहाँ से शुरुआत हुई बैटल ऑफ प्लासी. On hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent force under the command of Fort Robert Clive. ठीक है, ये मैंने अभी बताया रॉबर्ट क्लिव के बारे में. Reinforced by naval fleet, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to the company's army against Sirajuddin at Plassey. प्लासी एक जगह है, वहां पर ये वार हुआ था जब रॉबर्ट क्लिव ने अपनी जो कंपनी की आर्म्ड थी उनको सिराजुद्दीन के पैरेलल खड़ा कर दिया था टू फाइट. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर the defeat of Nawab was that the force led by Mihir Zafar, once of Sirajuddin commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddin. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. Basically, हम Battle of Plassey हम लोग हारे क्यों थे, क्योंकि हमारा ही एक, वो कहते ना घर का वेदी लंका ढाई वाला काम, हमारा ही जो कमांडर था वही किसके साथ मिल गया था, मिर्ज जफर किसके साथ मिल गया था, रॉबर्ट क्लिव के साथ. और रॉबर्ट क्लिव ने उसे लालच दिया कि जब मैं सिराजुद्दीन को मार दूंगा या उसको हरा दूंगा तो उसके बाद जब नवाब बनोगे वो तुम बनोगे. इसीलिए उसने हमारी जो आर्म्ड फोर्स थी उसको लड़ने ही नहीं दिया उनसे, इसीलिए हम क्या कर गए, वो हार गए. ये है हमारा जनरल कोर्ट रूम जो ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस का था. ठीक है, उस टाइम पे जो यहाँ पर रिजल्ट्स हुए, ये थे हमारे उस टाइम के बंगाल नवाब जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी शुरू किया था. ठीक है, अब आता है आफ्टर डिफीट एट प्लासी. जब हम लोग प्लासी पे हार गए, सिराजुद्दीन वाज असैसिनेटेड एंड मीर जफर मेड द नवाब. अब वही हुआ, उनको क्या कर दिया, असिस्टेंट बना दिया और मीर जफर क्या बन गए, नवाब बन गए. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without constitute through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territory need not be taken over directly. ठीक है, soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they made to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect for their subject. Basically कंपनी ने अपने उस नवाब को पपेट तो बना लिया, बट एट सम पॉइंट्स वो भी नहीं सुनता था उनकी. ठीक है, तो सम पॉइंट्स पे उनको वो चीजें थोड़ी सी वो लगती थी कि डिग्निटी, अपनी एक बेसिक अपीयरेंस, बेसिकली वो उनकी क्यों नहीं सुनता था, क्योंकि उसकी भी कुछ डिग्निटी है, कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ सॉवरेनिटी है, वो उसको भी मेंटेन रखनी पड़ेगी. व्हाट कुड बी द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करेगी. When Mihir Zafar protests the company, depose him and install Mihir Kazim in his place. When Mihir Kazim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Boxer. ठीक है,
driven out of Bengal and Mahir Zafar was reinstalled. ठीक है, ये कुछ उनका वॉर हुआ, कुछ टाइम के लिए महर काजिम आए, फिर दोबारा महर जफर री-इंस्टॉल्ड हो गए. The Nawab has to pay rupees 5 lakh per month, but the company wanted more money to finance its war. Basically, जो महर जफर का जो उस टाइम पे किंगडम था, पहले तो उसे हटा दिया, बट फिर उसको दोबारा बुलाया गया. वो चाहते थे कि हमें वो बंगाल नवाब 5 लाख रुपए महीना दे रहे थे, बट नहीं, कंपनी चाहती थी हमें और फाइनेंस मिले ताकि हम वॉर अच्छे से कर पाए and meet the demand of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue, but the time Mihir Zafar died in 1765, the mood of the company has changed. Having failed to work with puppet Nawab Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." हम लोगों को ही अब नवाब बनना पड़ेगा, इनके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि हमें और टेरिटरीज चाहिए, हमें और रेवेन्यूज चाहिए, ताकि हम अपने ये जो अपना जो वॉर है, ट्रेड है, इन सबको अच्छे से चला पाए. ये जो नवाब्स हैं, ये पपेट्स बनने में भी फेल हो चुके हैं. Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of Provision of Bengal. अब नवाब्स नहीं रखे उन्होंने, दीवान रख दिए. ठीक है, दीवान of the Provisions of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resource of Bengal. ठीक है, जो दीवानी थी उन्होंने vast resource of Bengal introduce किया. This solved a major problem that the company had earlier faced. For the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. क्योंकि उस टाइम तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ही चलते थे ना, और उस टाइम तो हम लोगों को वो चीजें क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी ब्रिटेन से. इसीलिए उन्होंने क्या करा, ये सब चीजें. ठीक है, this was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. जो आउटफ्लो था गोल्ड का ब्रिटेन से, वो स्लो हो गया था क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी पे उनकी बहुत सारी एक इकोनॉमी खर्च हो चुकी थी. एंड entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenue from India could finance company expense. अब कौन फाइनेंस करेगा कंपनी एक्सपेंस, रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, कौन करेगा, बंगाल इंडिया करेगा. These revenues could be used to purchase cotton, silk textile, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and office at Calcutta. सब कुछ अब कौन करने लगे, आफ्टर दीवान जब से आया तब से ब्रिटेन से गोल्ड नहीं आता था, अब सब कुछ कौन करता है, इंडिया ही करता है. इंडिया का जो बंगाल वो जो ट्रेडिंग हब था वो करता है. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स विच इज नवाब्स. ठीक है, अब कंपनीज के जो ऑफिशियल है वही नवाब्स बन गए. व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब, इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स. ये कुछ और भी मीनिंग है इसका. ईच कंपनी सर्वेंट बिकम टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब. हर एक कंपनी के सर्वेंट का विजन होता है कि वो नवाब बने. ठीक है, after the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift of company official. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had came to Madras, which is now China, from England at this 18 years के एज में वो आया था. ठीक है, उसने इस ईयर में क्या कर दिया था, इंडिया लेफ्ट कर दिया था. His Indian fortune, उसकी इंडिया की जो कुल संपत्ति थी वो इतनी थी. Interestingly, when he was appointed governor Bengal, जब उसका जो गवर्नर बंगाल जब वो बना, he was asked to remove corruption in company administration, but he himself cross examined in 1772. जब उसके ऊपर भी ये एग्जामिनेशन हुआ तो बाद में पता लगा ना कि वो भी एक सस्पिशियस है वास्ट वेल्थ का, वो भी एक सस्पिशियस है. पार्लियामेंट वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. पार्लियामेंट हैरान हो गई कि इसके पास इतनी वेल्थ कैसे है,
Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. ये सब होने के बाद उसने suicide commit कर ली क्योंकि वो खुद हैरान थे कितना पैसा इसके पास कैसे आ सकता है. However, not all company officials succeed in making money. Like ऐसा नहीं है सब succeed होंगे. Many बहुत जल्दी मर भी जाते हैं, कहीं वॉर में मर जाते हैं, डिजीज में मर जाते हैं, ठीक है, और कई ऐसे करप्ट और डिसऑनेस्ट भी होते हैं. Many of them came from humble background. कई बहुत अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छे होंगे, ठीक है. And their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. जो ऐसे लोग होते हैं वो कुछ कुछ पैसा कमाया और फिर वापस चले गए. Those who managed to return with wealth, lead to flashy lives and flaunt their richness, they were called the Nawabs. Nawabs basically कौन है जिसके पास पैसा होता है बहुत. An Englishing version of Indian word Nawab. They were often seen as upstart and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of its play and cartoons. बेसिकली मैंने अब आपको यहाँ तक जो उतना भी पढ़ाया वो सब किसके बारे में बताया. हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, कंपनी कैसे बंगाल में आई, कंपनी का ट्रेड कैसे हुआ, बैटल ऑफ प्लासी आगे कैसे कंटिन्यू हुआ, फिर वहाँ के जो नवाब से उनको पपेट कैसे बनाया हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है. उसके बाद रॉबर्ट क्लिफ के पास कैसे उन्होंने राज किया, वो कब आए थे, उनके पास इतना पैसा कैसे था, पार्लियामेंट भी एक टाइम पे हैरान हो गया था. ये सब चीजें हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ी, ठीक है. अब कंपनी रूल एक्सपैंड्स विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. till then you guys done with this part, so till then stay safe, bye bye, soon we will meet in next part.